हेलो माय डियर व्यूअर्स, तो कैसे आप सब लोग। और आज हम एक नए स्ट्रक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे नो चॉइस बट टू। नो चॉइस बट टू का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास में किसी काम को करने के अलावा कोई विकल्प होता ही नहीं है। जैसे हम इस सेंटेंस को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं कि जैसे हमारे पास में पहले ये सेंटेंस दे रखा है, तुम्हारे पास उससे माफ़ी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं है ना। ये सेंटेंस है। इसका मतलब ये है कि इस काम को करने के अलावा आपके पास में या उसके पास में कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इस सेंटेंस को हम पास्ट में बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास उससे माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था, यानी कोई विकल्प नहीं था। ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो उसको हम किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। या हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास उधार लेने के अलावा कोई चारा नहीं था, यानी कि मेरे पास में केवल एक ही विकल्प बचा था कि मैं केवल सामने वाले से उधार ले सकूं। इसके अलावा कोई दूसरा मेरे पास में विकल्प नहीं था। तो जब हमारे पास में इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट में बन सकता है, पास्ट में बन सकता है। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल ओरली में बोलना चाहूँगा आपके सामने कि मैं यदि आपसे बोलता हूँ कि मुझे आपको पढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है ना, या मेरे को आपको पढ़ाने के अलावा मेरे पास में कोई विकल्प नहीं है। ठीक है। तो ये प्रेजेंट में हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको इसको पास्ट में बोलना चाहूँ कि मुझे आपको पढ़ाने के अलावा मेरे पास में कोई चारा नहीं था, या मेरे को आपको पढ़ाने के अलावा मेरे पास में कोई विकल्प नहीं था। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल से। ठीक है, कि प्रेजेंट में इस प्रकार के सेंटेंसों को इस प्रकार से बनाते हैं। तो जब हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट में बनाएंगे तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के साथ में हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, और इसके बाद में हम यूज़ करेंगे नो चॉइस। किसका यूज़ करेंगे? नो चॉइस का। देन बट टू का यूज़ करेंगे, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। और इसके बाद में हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, नहीं आएगा तो हम नहीं करेंगे। कुछ और भी अच्छे से इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमारे पास में पहले एग्जाम्पल्स आ रहा है ये कि तुम्हारे पास उससे माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो आप कैसे बनाओगे? आप इसे यू हैव नो चॉइस, आपके पास में कोई विकल्प नहीं है, बट टू अपोलोगाइज टू हिम, यानी कि उससे माफ़ी मांगने के अलावा। ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास उससे माफ़ी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई चारा नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है। मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है या कोई विकल्प नहीं है। ठीक है। तो आई हैव नो चॉइस बट टू वेट। क्लियर है। और एक बात और बताना चाहूँगा, जो भी स्ट्रक्चर हम इसमें पढ़ रहे हैं ये स्ट्रक्चर आपको स्टोरी पढ़ने में, न्यूज़पेपर रीडिंग में, और जितने भी हम बुक रीडिंग करने वाले हैं सभी में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छे से इनको नोट करके रखिएगा, संभाल करके रखिएगा, रिवीजन करते रहना ताकि आपको वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है। ठीक है। तो उसके पास पढ़ाई करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? ही हैज़ नो चॉइस बट टू स्टडी, यानी कि उसके पास में पढ़ाई करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है। हमारे पास घर बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है या कोई विकल्प नहीं है, तो वी हैव नो चॉइस बट टू सेल द हाउस। ठीक है ना। क्लियर है। यानी घर बेचने के अलावा हमारे पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है। तुम्हारे पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? यू हैव नो चॉइस बट टू टेल द ट्रूथ। ठीक है ना। क्लियर है। आगे देखते हैं। मेरे पास उसकी मदद करने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव नो चॉइस बट टू हेल्प हिम। क्लियर है ना। ठीक है। तो ये सेंटेंस जो थे हमारे पास में हमने प्रेजेंट में कवर किए। अब जो सेंटेंस हम कवर करने वाले हैं उसको हम पास्ट में कवर करेंगे। तो अभी तक हम सब्जेक्ट के बाद में हैज़ हैव का यूज़ कर रहे थे, है ना, और नो चॉइस का यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब हम पास्ट सिंपल टेंस की बात करते हैं, यानी कि चारा नहीं था, विकल्प नहीं था, इसको हम कवर करने के लिए सब्जेक्ट के बाद में हेड का यूज़ करेंगे, ऑल सब्जेक्ट के बाद में फिर नो चॉइस का यूज़ करेंगे, बट टू का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में केवल जो चेंजेस आया है उसमें केवल ये जो हेड आया है इसको लेकर के चेंजेस आया है। वहाँ पर हमने हैज़ और हैव का यूज़ किया था, और यहाँ पर हमने किसका यूज़ कर दिया है? हेड का यूज़ कर दिया है। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो एग्जाम्पल फर्स्ट है उसको देखेंगे। ये दे रखा हमारे पास में, उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं था, या आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो आप कैसे लिखोगे? ही हैड नो चॉइस बट टू कमिट सुसाइड। ठीक है। क्लियर है। दूसरा देखो, उसके पास नौकरी छोड़ने के अलावा और कोई चारा या कोई विकल्प नहीं था, तो आप क्या बोलोगे इसको? ही हैड नो चॉइस बट टू क्विट द जॉब। क्विट के स्थान पर आप चाहें तो लीव का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा देखो, नेक्स्ट देखो, मेरे पास कर्ज लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कर्ज लेना मतलब उधार लेना। ठीक है। तो आई हैड नो चॉइस बट टू बोरो मनी। ठीक है।
नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, उसके पास गांव छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, तो हम बोलेंगे दे हैड नो चॉइस बट टू लीव द विलेज। क्लियर है। आगे देखते हैं, हमारे पास पुलिस को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था, तो हम क्या बोलेंगे, वी हैड नो चॉइस बट टू कॉल द पुलिस। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा हमारे पास में, तुम्हारे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है ना। तो इसको आप क्या बनाओगे, यू हैड नो चॉइस बट टू ओबे हिम। ठीक है, बट टू ओबे हिम। तो ये था हमारे डिस्कशन, जिसमें हमने क्या करा, प्रेजेंट सिंपल में जो सेंटेंस आते हैं उसको हमने कवर किया, इसके साथ जो पास्ट सेंटेंस में जो सेंटेंस आते हैं उसको हमने कवर किया, और जो रिमेनिंग सेंटेंस है इसको आप एक बार देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इनको बिना देखे आपको पेन और कॉपी का यूज़ करके, अपने विवेक का यूज़ करके फिर से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और मेरा मानना है कि जब इन सेंटेंस को आप अच्छे से कवर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो हम जो भी न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं या साथ साथ हम स्टोरी रीडिंग करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, वहाँ पर ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और यदि आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस किया तो वहाँ पर ये डेफिनेटली आपको मदद करेंगे कि ये सेंटेंस किस प्रकार से बन रहा है, या ये जो सर हैं ये इसको किस प्रकार से ट्रांसलेट कर रहे हैं। आशा करता हूँ ये जो सेंटेंस हैं, ये जो स्ट्रक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे।